बेनुली, आपका क्या कहना है इस पूरे बिल को लेकर, जब से पारित हुआ है उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन तक? देखिए दिव्या जी, अगर महिला सशक्तिकरण किसी भी रूप में हो वो हमेशा स्वागत योग्य है। और हम एक ऐसे प्रदेश में हैं जिसको बनाने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी थी, जिसमें से हमारे शहीदों में भी महिलाओं के नाम है, चाहे वो बेलमती चौहान हो, चाहे वो हंसा धनी हो। तो इस प्रदेश के लिए अगर आज केंद्र सरकार पूरे देश में महिला आरक्षण बिल लाती है तो इसका हम स्वागत करते हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण हमेशा होना चाहिए। लेकिन अगर हम महिला आरक्षण की बात करें या महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की बात करें तो ये आज की बात नहीं है। 1931 में सरोजिनी नायडू ने सबसे पहले ये बात उठाई थी। उसके बाद ये बात आपकी आगे बढ़ी तो जो संविधान सभा थी उसके अंदर भी ये बात आई थी। उस समय केवल ये बोल के इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था कि महिलाओं को अभी राजनीतिक आरक्षण के बजाय महिलाओं को अन्य चीजों में सशक्तिकरण करा जाए और जब वो सशक्त हो जाएंगी तो अपने आप राजनीति में वो अपना भागीदारी निभाएंगी। उसके बाद 73 एंड 74 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसके अंदर पंचायती राज में जो है 1/3 का महिलाओं को उसमें आरक्षण मिला। केवल महिलाओं को आरक्षण नहीं बल्कि उनकी जो चेयरमैन की पद होते हैं, चाहे वो आपकी त्रिस्तरीय चुनाव हो या फिर आपका अर्बन बॉडीज का हो, तो उसके अंदर फिर उनके चेयरमैनों को भी रिजर्वेशन हुआ, जो एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा कदम था। जबकि बहुत सारे प्रदेशों में ये 50% का है, जैसे महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है, केरल में है, छत्तीसगढ़ में। इन प्रदेशों में ये जो है ये 50% के ऊपर का है, जो कि एक अच्छा संकेत है देश की आधी आबादी के लिए। अब इस जो आज जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसकी बात करें तो 2010 में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में ये बिल पास हुआ था और ये बिल जो पास हुआ था वो लोकसभा में गिर गया। उसका केवल एक कारण था कि उसमें ओबीसी महिलाओं का जो आरक्षण था वो नहीं था। अगर एक सर्टेन जो आपकी आबादी है, चाहे वो ओबीसी है चाहे वो अल्पसंख्यक है, अगर उन लोगों को आप इससे हटा के देखते हैं और इससे उनको बाहर रखते हैं तो ये सरकार की मंशा और सरकार के जो महिला सशक्तिकरण की बात है उस पर क्वेश्चन मार्क आता है। अगर देखिए, अगर हम बात करें कि महिलाओं की भागीदारी इंडिया के पॉलिटिक्स में कब कब रही है तो 1952 में जो पहली संसद हमारी आई थी उसमें केवल 5% भागीदारी थी। और आज जो 2023 में हम जब बैठ के बात कर रहे हैं तो आज केवल 15% है। केवल 15% भागीदारी है, जो कि आजाद भारत के बाद सबसे ज्यादा है। आज आजाद भारत के अंदर इससे पहले कभी 15% महिलाएं संसद में नहीं पहुंची थी। ठीक, राज्यसभा की बात करें तो उसमें 14% का महिलाओं का भागीदारी है, जो कि टाइम टाइम पे आपको दिख जाती हैं। और अगर हम इसको जो है इंटरनेशनल फॉर्म पे ले जाएं तो इंडिया बहुत पीछे है। दैट इज 24%। अगर एवरेज निकाले हम वर्ल्ड का तो इस समय महिलाओं के लिए अगर आरक्षण बिल आता है तो वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण के रास्ते खुलेंगे। इनसे महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी जो एक तरीके का वो है परसेप्शन है वो चेंज होगा। लेकिन साथ ही महिलाओं को इस आरक्षण बिल के साथ एक दिक्कत ये है कि कहीं महिलाओं को भी अब जैसे क्योंकि जब आपको आरक्षण मिलता है तो उसके साथ जो टैबू आपके साथ जुड़ जाता है उस टैबू से बचने की जरूरत होगी। और इसमें क्या होगा, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, महिलाओं के खिलाफ जो कानून है, महिलाओं के जो शिकायतें हैं उसमें संवेदनशीलता के साथ और बहुत सीरियसनेस के साथ संसद में बात होगी। ये इसके अच्छे पहलू हैं जिसकी वजह से महिला आरक्षण बिल का हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये केवल एक इवेंट मैनेजमेंट ना बन के रह जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अभी मैं जयसिंह जी की बात से मुझे मैं थोड़ा डीके पाल जी से वक्तव्य ले लेती हूँ, फिर मैं आऊंगी उस बात पे। जयसिंह जी ने बोला है कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, तो मुझे महात्मा गांधी की एक बात याद आई। उन्होंने एक बार जो अंग्रेजों का प्रस्ताव आया था उसमें कहा था कि ये डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, तो ये केवल चुनावी जुमला ना हो, ये भी बीजेपी के डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक ना हो। बिल्कुल, ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, देखिए दिव्या जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा जातीय जनगणना और जनगणना की बात है,
इससे पहले हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो बिल 96 में प्रमिला दंडावते जो जनता पार्टी की सांसद थी और महाराष्ट्र से आती थी, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लाया था। जब 92 के बाद 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद ये बात डस्टबिन में चली गई थी, उसके बाद जो इसको लाना और जिंदा करने का जो श्रेय जाता है वो प्रमिला दंडावते को जाता है। और उनके साथ एक समाज सेविका जिनका नाम रंजना कुमारी था, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बिल के लिए जी जान लगाई। और ये बिल इन्होंने जो है 96 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार में लेके आई थी और 97 में वो गिर गया था। उन्होंने भी बोला था कि ओबीसी महिलाओं को इससे आप बाहर नहीं रख सकते हो। इसमें जातीय जनगणना का एंगल इस वजह से आता है। दूसरी बात कि अभी जब हमारे ओबीसी को इससे बाहर, ओबीसी और अल्पसंख्यक, ये एक बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसको हम अगर आरक्षण का लाभ दे रहे हैं तो इन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इन महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्यों केवल इनका, क्या ये भारत की महिलाएं नहीं है? क्या जो प्रधानमंत्री बोलते हैं महिला बंधन बिल, क्या इनका बंधन नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या उनके लिए ये बिल नहीं होना चाहिए था? दूसरी बात, ये सब अभी बेमानी है क्योंकि मेन चीज जो है वो ये है कि ये बिल अभी लागू होना नहीं है। इस बिल को 4, 5, 8 साल लगेंगे अभी लागू होने में। अगर ये तब लागू होना था तो संसद का विशेष सत्र इतने पैसे खर्च करके, ठीक है, सरकार ने क्यों बुलाया? ये तो अगले सेशन से आते हैं, लगातार सेशन आने थे। इतने करोड़ों रुपयों को फूकने का क्या मतलब है? जनता की गाड़ी कमाई का क्या मतलब है? तो इसको आपको समझना पड़ेगा। सचिन जी, जवाब देखिए, ये केवल एक, मैं इसको पूरा करूं, ये केवल और केवल 2024 की पिचिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस संसद में जनता के टैक्स पेयर के करोड़ों के पैसों से करी है। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा 18 से 19 के बीच में प्रधानमंत्री जी के 2 भाषण हुए। उससे पहले जब उनसे जवाब देने की बात करते थे तो आप 14 से लेके और आज 23 तक अगर आप उठा के देखोगे तो केवल 2 बार प्रधानमंत्री जी आए जहां पे वो किसी बात का जवाब देने के लिए आए, और वो भी तब जब विपक्ष ने उसके ऊपर लगातार और लगातार जो प्रधानमंत्री के ऊपर जो है कटाक्ष करा। तो ये प्रधानमंत्री की मेक ओवर के लिए ये मुझे लगता है कि इन्होंने विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र की जरूरत क्या थी? नेचुरल सत्र में ये आ सकता था जब ये तुरंत लागू नहीं हो रहा था। और अगर तुरंत लागू नहीं करना था तो भैया ये क्या केवल G20 के बाद प्रधानमंत्री के फेस को मेक ओवर करने के लिए और 24 की एक एक्सरसाइज करने के लिए ये देखा जाएगा? ठीक है, सचिन गुप्ता जी जवाब दीजिए इस बात का कि विपक्ष ये कहता है कि आप लोगों ने विशेष सत्र बुलाया, ठीक है, इनको 2024 के चुनाव में सबक भी सिखाएगी। डॉक्टर पेनोली, फाइनल कमेंट सर। देखिए, राजनीति में आरक्षण तो ठीक है, मिलना चाहिए महिलाओं को, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ महिलाओं के जो आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नए अवसर और नए नए इनके स्किल डेवलप होने चाहिए। अगर आप जो है किसी जमीनी स्तर पर अगर चेंज आता है तो तभी व्यापक स्तर पर चेंज आ सकता है। खाली जुमलेबाजी और 2024 की ये पिचिंग जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें करी है, ऐसा ना हो जाए कि जैसे नागरिकता कानून बना, पास हुआ, आज तक नहीं आया। उत्तराखंड का भू कानून चुनाव से पहले गया, आज तक नहीं वापस आया। यूसीसी में पैसा खर्चा हुआ, आज तक पता नहीं चला। तो कृपया महिला जो मातृ शक्ति है उसके भावनाओं के साथ ना खेलें। और जो भी इसमें अड़चने थी तो ये सामान्य सत्र में आ सकता था अगर भाजपा की मनसाई थी, लेकिन ये मेक ओवर और इवेंट मैनेजमेंट का गेम जो प्रधानमंत्री मोदी ने करा है, ये चलो इनकी फायदे में इन्होंने कुछ देश का फायदा तो करा।